नेपोलियन की हिटलर से तुलना पर छिड़ी बहस, आखिर क्या है वजह? हॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर रिडली स्कॉट ने 19वीं सदी में फ्रांस के सम्राट रहे नेपोलियन के जीवन पर एक फिल्म बनाई है जो अब विवादों का शिकार हो गई है। फिल्म निर्देशक की ओर से नेपोलियन की तुलना हिटलर और स्टालिन से किया जाना लोगों की नाराजगी की वजह बना हुआ है। ये फिल्म इस साल नवंबर में रिलीज होनी है, जिसमें नेपोलियन की भूमिका मशहूर एक्टर वॉकिन फिनिक्स निभा रहे हैं। फिल्म के डायरेक्टर इस वक्त फिल्म का प्रचार करने में बिजी हैं। इस फिल्म को एक सम्राट के उदय की कहानी बताया जा रहा है, जिसमें नेपोलियन के उनकी पत्नी जोसेफीन से उतार चढ़ाव बड़े रिश्तों की दास्तान भी शामिल है। जोसेफीन की भूमिका में वेनेसा किर्बी हैं। हालांकि फिल्म कैसी है ये जानने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन इस बायोपिक के बारे में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इसकी शुरुआत रिडली स्कॉट के उस बयान से हुई है जिसमें उन्होंने कहा है, मैं नेपोलियन की तुलना सिकंदर महान, एडोल्फ हिटलर और स्टालिन के साथ करता हूँ। सुनिए, नेपोलियन में बहुत कुछ खराब भी था। रिडली स्कॉट नेपोलियन के किरदार को समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन फ्रांस में लोगों ने प्रतिक्रिया देने में बिल्कुल देर नहीं की। इस तुलना से असहमत फ्रांसीसियों ने पलटवार करने में वक्त नहीं लगाया। फाउंडेशन नेपोलियन से जुड़े प्रियर ब्रांडा ने ब्रिटेनी अखबार टेलीग्राफ को बताया कि हिटलर और स्टालिन ने किसी चीज का निर्माण नहीं किया, वे सिर्फ तबाही मचा कर गए। फाउंडेशन नेपोलियन से जुड़े थियरी लेटेंस ने कहा कि नेपोलियन ने न तो फ्रांस को तबाह किया और न ही यूरोप को। उनकी विरासत को संजोया गया और बाद में उसे विस्तार दिया गया। तो आखिर सच्चाई क्या है? रिडली स्कॉट का नेपोलियन को हिटलर और स्टालिन से तुलना करना सही है या गलत? नेपोलियन एक प्रतिभाशाली मिलिट्री कमांडर थे जिन्होंने साल 1799 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता की अवधि के दौरान सत्ता हासिल की थी। उनके प्रशंसकों का कहना है कि नेपोलियन ने क्रांति से पहले की व्यवस्था की तुलना में फ्रांस को बराबरी वाला देश बनाया। उन्होंने सरकार को सेंट्रलाइज किया, बैंकिंग को पुनर्गठित किया, शिक्षा में सुधार किया और नेपोलियन कोड की स्थापना की। इस कोड ने कानूनी प्रणाली को बदल दिया। ये कोड बाद में अन्य कई देशों के लिए एक मॉडल साबित हुआ। लेकिन उन्होंने यूरोप भर में कई खूनी जंगें लड़ी। जब नेपोलियन का साम्राज्य पूरे शबाब पर था, तब उसका विस्तार स्पेन से लेकर मॉस्को तक था। साल 1812 आते आते सिर्फ ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्वीडन और ऑटोमन साम्राज्य ही आजाद थे। बाकी सारा यूरोप उनके कब्जे में था। नेपोलियन को 1815 में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें वाटरलू के विख्यात युद्ध में ब्रिटेन की अगुवाई वाले गठबंधन ने हराया था। ब्रिटेन के लोगों के जहन में नेपोलियन और उसके द्वारा छेड़े गए युद्धों का साया उस जमाने के बाद तक रहा। ब्रिटेन में कार्टूनिस्ट तक नेपोलियन के बारे में तंज कसते दिखते थे। मशहूर ब्रिटेनी नॉवेलिस्ट जेन ऑस्टन के नॉवेल्स का केंद्र भी नेपोलियन के जमाने की पृष्ठभूमि ही है। साल 1843 में छपे उनके नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस में उस मलेशिया का जिक्र है जो नेपोलियन के संभावित हमले का जवाब देने के लिए तैयार किया गया था। शार्ल्ट ब्रॉन्टे के पास नेपोलियन के ताबूत का एक अंश था जो उन्हें ब्रसेल्स में उनके ट्यूटर ने दिया था। शर्लक होम्स जैसे किरदार को गढ़ने वाले आर्थर कोनन डॉयल अपने खलनायक प्रोफेसर मोरियार्टी को क्राइम का नेपोलियन कहकर पुकारते थे। साल 1945 में पब्लिश्ड जॉर्ज ऑरवेल की द क्लासिक एनिमल फार्म में जो सुअर तानाशाह बनता था, उसका नाम भी नेपोलियन ही था। लेकिन क्या नेपोलियन को तानाशाह कहना और उसकी तुलना बदनाम तानाशाहों से करना उचित है? बीबीसी की एक रिपोर्ट में दिए अपने बयानों में ऑस्ट्रेलिया की न्यूकासल यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर फिलिप डायर ने 3 वॉल्यूम्स में नेपोलियन की बायोग्राफी लिखी है। वे इस तुलना को सही नहीं मानते। प्रोफेसर डायर कहते हैं, आप इस बारे में बहस कर सकते हैं कि नेपोलियन क्रूर था या नहीं। मैं शायद ये भी कहूँ कि वो क्रूर ही था, पर वो हिटलर या स्टालिन तो बिल्कुल नहीं था। इन दोनों तानाशाहों ने अपने ही लोगों को क्रूरता से दमन किया था और इसकी वजह से लाखों लोगों की जान गई थी। प्रोफेसर डायर कहते हैं कि कई लोग नेपोलियन के राज को एक पुलिस स्टेट भी कहते थे, क्योंकि उन्होंने मुखबिरों का एक मक्कड़जाल सा बुन रखा था। ये मुखबिर जनता के बीच चल रही चर्चाओं से नेपोलियन को बाखबर रखते थे। वो कहते हैं कि लेकिन कुछ एक एलीट क्लास के लोगों या पत्रकारों के अलावा उन्होंने कभी किसी को फांसी पर नहीं चढ़ाया। जिनको मौत की सजा हुई भी उनके विरुद्ध राजद्रोह के केस थे। अगर मुझे नेपोलियन की किसी से तुलना करनी ही है तो मैं फ्रांस के सम्राट लुई 14 से करूंगा। वे एक ऐसे सम्राट थे जिन्होंने गैर जरूरी युद्ध लड़े जिनमें हजारों लोगों की जान गई। नेपोलियन ने भी यही किया, पर यह बहस का विषय है कि उनके युद्ध जरूरी थे या नहीं।
लेकिन उनकी लड़ाइयों के कारण लाखों जानें गईं। हालांकि इन युद्धों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कितने आम लोग मरे, इसका सही अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आपको इस विषय में क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें